तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य दोस्तों, जब हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, किनको हम पढ़ते हैं, इंडियन भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं, तो उसमें कौटिल्य का नाम बहुत ही ऊंचे पद पर आता है। मतलब कि कौटिल्य को हमें ज़रूर पढ़ना ही पड़ता है। तो आज हम देखते हैं कि कौटिल्य, इसको पढ़ने के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा लगभग कौटिल्य, और थोड़ा ही बहुत रहेगा अगर आपको इधर उधर से शायद ही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कौटिल्य को, और आशा करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने के बाद, और यही हमारी कोशिश रहेगी। तो आपको पता है कि कौटिल्य जो थे ना, तो कौटिल्य एक तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उन्होंने ही उनको, कौटिल्य ने ही बताया था कि किस तरह से शासन करना है, और किस तरह से उन्होंने जो घनानंद थे उनको हटा के चंद्रगुप्त मौर्य को इस लायक बनाया कि उन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम तो हुआ था, लेकिन हमें आज कौटिल्य को पढ़ना है क्योंकि उनके तब के जो विचार थे, उनके जो तब के विचार थे वो आज भी उपयोगी। और आपने कई बार सुना होगा कि भारत चाणक्य नीति का पालन करता है, तो कौटिल्य का नाम ही चाणक्य था। और उनका चाणक्य नाम कैसे पड़ा, और उनका एक और नाम था विष्णुगुप्त और चाणक्य, 3 नाम थे। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं चाणक्य की, तो हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कौटिल्य की। अगर हम विष्णुगुप्त की बात कर रहे हैं तो वो भी मतलब एक ही व्यक्ति, कौटिल्य की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौटिल्य जो थे, तो कौटिल्य का नाम कौटिल्य इसलिए पड़ा क्योंकि वो कौटल वंश के थे, किनके, कौटल गोत्र के थे। और चाणक्य इसलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि वो, उनके पिता का नाम था चणक, उनके पिता का नाम था चणक, इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा। ठीक है, तो वो किस गोत्र से थे, कौटल गोत्र से थे, इसलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ा। और उनका पिता का नाम था चणक, इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी लाइफ की हिस्ट्री, इनका जन्म कब हुआ इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, नॉट प्रूवन फिक्स डेट्स प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि ये लगभग आज से, जैसे हम 2022 या फिर 23, आप अभी जहाँ वीडियो देख रहे होंगे, या फिर आप कभी भी, तो आप ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उनसे भी 400-500 साल पहले, 400-300 साल पहले के थे। इसलिए वो हिस्ट्री का जो उस समय की हिस्ट्री है, वो इसी ठीक ढंग से कोई नहीं बता सकता। तो उसका एक अप्रॉक्स में होता है। तो इसमें क्या था, इसमें ये है कि कुछ जो सम स्कॉलर्स रिगार्ड्स 400 BC, मतलब कुछ ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कितना, कुछ मानते हैं 325 BC। तो इस तरीके से आप 400-301 अप्रॉक्स में ले सकते हैं। अब जब हमें जन्म का नहीं पता एक डेट, तो जो उनका कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि तक्षशिला में हुआ था इनका जन्म, और कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। लेकिन कुछ इसके अलावा भी मानते हैं कि नालंदा में हुआ था, नालंदा में। तो सबके अलग अलग विचार हैं कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ और कब जन्म हुआ। तो इसके बारे में एक फिक्स कुछ नहीं है कि कब इनका जन्म हुआ और कहाँ पे हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ कि बट इन हिज बुक अर्थशास्त्र, अभी हम अर्थशास्त्र के, उनकी जो बुक का नाम है, उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं किताब है। यहाँ पे आप अर्थशास्त्र का अर्थ इकोनॉमी से न लगाइए, केवल आप ये समझिए, आपने अभी तक अर्थशास्त्र, आप ये समझिए कि आप जानते ही नहीं। तो अर्थशास्त्र एक तरह से क्या है, एक किताब का नाम है। ठीक, अब एक अर्थशास्त्र एक किताब का नाम हो गया, तो हाईली डिस्क्रिप्शन ऑफ तक्षशिला, क्योंकि उनकी जो बुक आप जब पढ़ेंगे ना अर्थशास्त्र, तो उसमें क्या है, तक्षशिला के बारे में ज़्यादा हुआ है। तो अब मान लीजिए हम एक बुक लिख दें, हम एक किताब लिख दें, अब इसमें हम इंडिया के बारे में आज के समय में लिखते रहें, मतलब ज़्यादातर हम इंडिया के बारे में, क्योंकि हम जब लिखेंगे तो हम इंडिया के बारे में ज़्यादा लिखेंगे क्योंकि हम उस जगह में हैं। तो इस तरीके से उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें किसके बारे में, तक्षशिला के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उनका मानना है कि वो
तक्षशिला से बिलोंग करते रहे होंगे। कौन? चाणक्य, यानी कि कौटिल्य। अब आगे देखते हैं, तो हिज स्टडीज also some regards in तक्षशिला एंड सम इन नालंदा। तो कुछ कहते हैं कि नालंदा में उनकी स्टडी हुई, कुछ कहते हैं तक्षशिला में। तो यूनिवर्सिटी आप जैसा जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जला दिया है ना, और तक्षशिला में कुछ मानते हैं कि उनकी शिक्षा हुई थी, शिक्षा दीक्षा यानी एजुकेशन हुई थी। अब ये तो हमने जान लिया कि अर्थशास्त्र और मेन उनका जन्म कब हुआ। अब यहाँ पर आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है मनु की, आखिर हम इम्पोर्टेंस देखिए क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आप इस जो लिखा हुआ है इस पे ना जाइए, तो आपको एक हल्का फुल्का नोट्स है, इसमें शायद मीनिंग की भी इधर उधर गलती हो सकती है, तो आप इस पे ना जाके आप केवल उस चीज़ को समझिए, क्योंकि नोट्स तो आपको हम ये मिल ही जाएंगी, आपको बता देंगे कि टेलीग्राम पे कहाँ पे आपको ये नोट्स का PDF मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको केवल समझना है चीज़ों को। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनु हम देखते हैं, और बिफोर कमिंग इन कॉन्टेस्ट ऑफ अर्थशास्त्र, यानी कि जो अर्थशास्त्र उनकी बुक है उसको पहले ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। ओनली ग्रीक थिंकर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल रिगार्डेड एज एन एंशियंट ग्रेट थिंकर्स, बट कौटिल्य वाज टू वेरी इंटेलिजेंट हु गिव्स लॉट ऑफ थ्योरीज टू वर्ल्ड। मतलब कि ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये जो अर्थशास्त्र है, ये जब लोग इसके बारे में कम जानते थे, तो यही माना जाता था कि प्लेटो और एरिस्टोटल ही केवल हैं जो कि ग्रेट फिलोसफर, ठीक है। तो यानी कि उससे पहले क्या होता था कि प्लेटो और अरिस्टोटल को ही लोग मानते थे कि नहीं, यही केवल विद्वान है। लेकिन जब इसका अर्थशास्त्र सबको इसकी जानकारी मिली, तो नहीं, ये भी हुआ कि इंडिया में भी बड़े बड़े थिंकर्स, जिनमें से कौटिल्य का नाम आज तक हम लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, लेकिन आगे बात करने से पहले अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स केवल कौटिल्य नहीं, बाकी और भी थिंकर्स आप पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हमने जो आपके मनु थे, मनु भी आपको इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में भी आता है, जिनकी मनुस्मृति है, जिसमें हमने बताया कि मनुस्मृति जो थी वो क्या धर्म से रिलेटेड है या फिर वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है ना। उसमें हमने बताया कि धर्म से वो रिलेटेड नहीं, वो बल्कि ड्यूटी है उसका। मनुस्मृति है क्या? ड्यूटी, मतलब कि कर्तव्य की एक किताब है। तो उसके बारे में पूरा हमने मनु को कवर किया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और आपको आगे भी मिल जाएगी। तो लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे आपका अर्थशास्त्र, अब जो हमने बुक की यहाँ पे बात की थी, तो अर्थशास्त्र बुक को हम और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो अ बुक रिटन डाउन बाय चाणक्य, यानी कि अर्थशास्त्र एक किताब है जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई। इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, रेदर इट इज़ अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, यानी कि ये इकोनॉमिकल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल भी ना कह के हम इसको काटते हैं और हम कहेंगे ये एक देश चलाने के लिए एक किताब है, कि किस तरह से एक देश को चलाया जाएगा। तो ये एक उस तरीके की किताब है अर्थशास्त्र, ना कि केवल इकोनॉमिक। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन रहेंगे उनमें से आपको ये नहीं कि आपको मतलब कि केवल धन से संबंधित लगा देना, तो उसमें आपका गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इन कंपेरिजन विद अरिस्टोटल्स बुक पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र इज प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिक्स इज थ्योरेटिकल। अब देखिए, अरिस्टोटल ने भी बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, वो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, राज्य से रिलेटेड थी। लेकिन इनकी जो बुक थी ना अरिस्टोटल की, ये एक तरीके से केवल थ्योरेटिकल थी, ये केवल देखने में सिद्धांत के तौर पे थी, उसका यूज कम हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो इनका अर्थशास्त्र, वो आज भी आप देखते होंगे, भारत में चाणक्य नीति का पालन हुआ, न्यूज में होता है, इस तरह के न्यूज में आता है ना। तो वो चीज़ है कि अर्थशास्त्र प्रैक्टिकली है। अब मेन फीचर्स हम देख लेते हैं। मेन फीचर्स ऑफ अर्थशास्त्र, मतलब कि इसके मेन फीचर्स क्या है। तो वे ऑफ ऑपरेटिंग स्टेट गवर्नेंस, राज्य सरकार को कैसे चलाया जाएगा, ये इसमें है। पॉलिसीज अनबॉन्डेड फ्रॉम रिलीजन, इसमें जो भी नियम कानून है ना, तो ये धर्म से बंधे हुए नहीं हैं।
सिमिलर एज मॉडर्न टाइम मैकियावेली, जैसा कि मैकियावेली ने अपने सिद्धांत में कहा था कि जो जो हमें पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो पोप के उससे मुक्त होनी चाहिए, पोप के जो प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। तो उस तरीके से है। तो इसीलिए क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम के मैकियावेली की तरीके, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, पश्चिमी वर्ल्ड, सो वो कहते हैं इनको मैकियावेली ऑफ एंशिएंट एज। ठीक है, वो मैकियावेली एंशिएंट एज कहते हैं इनको। मोर बिहेवियरल दैन थ्योरेटिकल, मतलब ये व्यवहारवादी ज़्यादा है। वही हम इसको समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है इसमें। मोनार्की इज सुप्रीम सिस्टम एज प्लेटो एंड एरिस्टोटल, मोनार्की इज बेस्ट। तो ये कहते हैं कि मोनार्की ही सबसे अच्छा है, क्योंकि उस समय के हिसाब से उन्हें मोनार्की ज़्यादा ठीक लगती थी। क्या? राजशाही ज़्यादा ठीक है। और मनी इज बेस ऑफ हैप्पी लाइफ, वो कहते हैं कि मनी, जैसे कि वो कहते हैं कि जीवन में 3 चीज़ ज़रूरी हैं, रिलीजन, ड्यूटी और मनी, धर्म और जो कर्तव्य और धन। तो इनमें से इट इज़ मेन विच इज़ बेस ऑफ लाइफ, तो मनी सबसे इम्पॉर्टेंट। नो स्टेट विदाउट पेंट, वो कहते हैं कि दंड जरूरी है। दंड का मतलब यहाँ पे आप पनिशमेंट से ना लेकर एक कानून से ले सकते हैं या फिर किसी प्रशासन से ले सकते हैं। तो वो कहते हैं अगर प्रशासन नहीं तो स्टेट नहीं। इमरजेंस ऑफ सॉवरेनिटी, वो कहते हैं कि वो एक तरीके से सॉवरेनिटी का इमर्ज करते हैं, एक तरीके से उदय होता है वहाँ से, कि कोई भी स्टेट को मतलब कहीं से दबना ना चाहिए, है ना। किसी भी स्टेट को किसी के पावर से झुकना नहीं चाहिए किसी के आगे। तो इस तरीके से है वो स्टेट के मतलब संप्रभुता, सॉवरेनिटी का ऑरिजिन वहाँ से हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत। और वर्क ऑफ द किंग इज नॉट सेल्फ बेनिफिट रैदर इट इज पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि जो राजा के कार्य होने चाहिए वो खुद के इंटरेस्ट में ना हो के पब्लिक के इंटरेस्ट में होने चाहिए। तो ये बताते हैं कौन? आपके कौटिल्य। अब हम देखते हैं कि कौटिल्य किस तरीके से मानते हैं कि राज्य का उदय किस तरीके से हुआ। तो जैसा कि आपने देखा था कि मनु डेविल थ्योरी देते थे, डिवाइन थ्योरी, सॉरी। तो मनु डिवाइन थ्योरी देते हैं, यानी दैवी सिद्धांत। लेकिन इनका क्या? इमर्जेंस ऑफ द स्टेट, द वन हु हैज पावर इज ऑलवेज राइट, जिसकी लाठी उसकी की भैंस, इसका मतलब। तो केओटिक सोसाइटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाई हॉब्स, ये कहते हैं कि एक अराजक स्थिति थी पहले। अब हम देख रहे हैं कि एक स्टेट, जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य है, कोई देश है, वो बना कैसे। तो उसके बारे में ये बताते हैं कि पहले सब लोग अलग अलग थे, मतलब सब एकदम कोई बंधन नहीं था, सब केओटिक सिचुएशन में थे, अराजकता थी। कोई इसको मार देता था, कोई इसको मार देता था, मतलब जिसके पास पावर वो दूसरे को निपटा देता था। उसके बाद क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन पीपुल, यानी कि लोगों के बीच में समझौता होता है। क्या समझौता होता है? कि नहीं ना ही आप हमें मारेंगे ना हम आपको मारेंगे, लेकिन जिस दिन आपने हमें धरा उस दिन हम आपके दो धरेंगे। तो इस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लोगों के बीच में कि हम आपके अधिकारों का हनन नहीं करेंगे और आप भी हमारा नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होता है? Some historians said that कौटिल्य regarded divine theory of state emergence। तो कुछ कहते हैं कि कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि कौटिल्य ने भी दैवी सिद्धांत दिया है राज्य के उदय का। बट ही जस्ट कंपेयर्ड वर्क्स ऑफ द किंग एंड किंग टू इंद्रा एंड यमा। उन्होंने केवल जो राजा के कार्य हैं उनको यम और इंद्र से कंपेयर किया है। एक चीज़ है, यहाँ पे तुलना की है, कंपेयर। उन्होंने क्या किया है? केवल कंपेयर किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि इनसे इंद्र ने इनको जन्म दिया या फिर ये जन्म दिया, जन्म नहीं दिया, केवल कंपेयर किया है। अब मान लीजिए कि हम कहें कि ये जो है ये भाई साहब हैं। अब मान लीजिए इन भाई साहब भी प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए। तो प्रधानमंत्री ये जो है प्रधानमंत्री 5 बजे उठते हैं, तो ये भाई साहब भी 5 बजे उठते हैं। फिर ये 8 बजे मान लीजिए सुबह खाना खाते हैं, तो ये भी सुबह 8 बजे खाना खाते हैं। तो ये कंपेयर करने से ये थोड़ी ना हो जाएगा कि ये जो भाई साहब हैं ये भी प्रधानमंत्री हो गए, नहीं। तो वो उसके कार्य हैं, तो वो केवल कंपेयर हैं, ना कि दैवी सिद्धांत दिया है उन्होंने। किसने? कौटिल्य ने। ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं। अब हम सप्तांग थ्योरी देखते हैं। सप्तांग थ्योरी आपने देखा कि मनु ने भी दी, इसके बाद कौटिल्य भी दे रहे हैं। कौटिल्य के बाद इसके बाद अगर आप कहेंगे तो वीडियो बनाएंगे शुक्र के ऊपर। शुक्र की थी शुक्रा नीति, जिनको ये शुक्र थे, इनको दैत्यों के जो गुरुदेव भी माना जाता है, तो उनके बारे में भी, उनके ज़्यादा नहीं, छोटी सी वीडियो होगी शायद 10-15 मिनट की, तो वो हम बनाएंगे तो उसको आप समझ सकते हैं कि उनका सप्तांग सिद्धांत क्या था। लेकिन फिलहाल हम एज मनु एंड भीष्म कौटिल्य आल्सो प्रोपाउंडेड 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। तो देखते हैं वो 7 ऑर्गन्स या 7 अंग कौन कौन से। पहला तो है द किंग, मास्टर, मिनिस्टर, सिटी, फोर्ट, ट्रेजरी, पनिशमेंट, फ्रेंड्स। तो ये क्या है? अगर आपने मनु वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको ज़रूर वो देखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मनु का सप्तांग सिद्धांत क्या है और इनका क्या है। चलिए अभी देखते हैं हम कौटिल्य का। तो सप्तांग सिद्धांत ये क्या है कि ये एक स्टेट है, एक ये राज्य है। तो राज्य में क्या होता है कि राज्य में इनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार 7 ये इम्पॉर्टेंट अंग हैं राज्य के, मतलब कि इनके बिना राज्य अधूरा है। यानी कि एक राजा होगा, उसके यहाँ पे अच्छे से थोड़ा समझते हैं कि एक ये राजा होगा, राजा के साथ उसके अगल बगल मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। मिनिस्टर्स के बाद एक सिटी होगा, पूरा उनका सिटी होगा। फिर फोर्ट होगा, किलाबंदी होगी ना इसका। फिर ट्रेजरी होगा। अब यहाँ पे ये सब तो है, पैसा ही नहीं तो सब बेकार के हैं, कुछ खाएंगे। तो यहाँ पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आदमी ये गलती कर रहा है, तो इसके लिए पनिशमेंट, क्योंकि पैसा आया तो लालच आएगा, लालच आया तो वही, तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए सबको चलाने के लिए। लेकिन ये सब चलाया तो जा सकता है, लेकिन अगर इधर है ये सब दुश्मन बसे हुए हैं, अगल बगल मान लीजिए आपके दुश्मन बसे हुए हैं, तो भी तो ये अटैक होगा। आप कब तक संभालेंगे? तो आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। मान लीजिए कि फ्रेंड्स आपके होंगे तो आपका स्टेट ज़्यादा चल पाएगा। तो इस तरीके से ये 7 ऑर्गन है। कौन? किंग, मिनिस्टर, सिटी, फोर्ट, ट्रेजरी, पनिशमेंट एंड फ्रेंड्स। दीज आल शुड बी वर्क प्रॉपर। तो वो कहते हैं कौटिल्य की इन सबको अच्छे से कार्य करना चाहिए, मतलब कि, और दिस डेफिनेशन इज वर्किंग इन मॉडर्न पॉलिटिक्स टू एज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी कंटेंस फोर ऑर्गन्स, लॉ, लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट। और इसी तरीके ये जो परिभाषा थी इनके 7 अंग वाली, तो ये आज भी है। और आज भी हम देखते हैं कि ज़मीन, कानून, पॉपुलेशन, पब्लिक और गवर्नमेंट, हर एक राज्य का होना एक इम्पॉर्टेंट जो है अंग है। अब ये जुडिशल सिस्टम की बात करते हैं हम। जुडिशियल सिस्टम एंड पनिशमेंट। कौटिल्य कंसीडर्स द जुडिशियल सिस्टम एज अ मेजर बेसिस ऑफ द स्टेट। कौटिल्य कहते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है ना, न्यायिक सिस्टम, वो एक स्टेट में, एक देश में, एक राज्य में बहुत ज़रूरी है और बेसिक नीड है। एंड believes that the state which cannot provide justice to its subject in soon। वो कहते हैं कि अगर जो राज्य है, जो देश है, वो अपने लोगों को, अपनी जनता को जस्टिस नहीं दे सकता, उसका एंड सून हो जाएगा, जल्दी ही उसका खात्मा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम, एंटी सोशल एलिमेंट्स आर टू बी पनिश्ड फॉर कॉजिंग डेंजर टू स्टेट। मतलब कि जो देश के विरोधी हैं उनको दंड देना चाहिए। और देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। वहाँ पे अर्थशास्त्र में 2 तरीके के कोर्ट हैं। क्या? एक है धर्मास्त्री और एक है कंटकशोधन। तो धर्मास्त्री जो है वो आज के बीइंग सिविल कैरेक्टर, मतलब जो आज जैसे सिविल कोर्ट्स होते हैं ना, जैसे जहाँ पे तलाक, मतलब कि जहाँ पे वैसा मामला नहीं होता कि मर्डर वाला हो जाए, उस टाइप का नहीं, लेकिन तलाक या फिर विवाह संबंधित, या फिर महिला उत्पीड़न का, या फिर
हस्बैंड वाइफ के चोरी हो गई, तो इस तरीके के जो मामले हैं वो सिविल कोर्ट्स में जाते थे, जिनको धर्माष्टीय कोर्ट कहा जाता था। कंटक शोधन कोर्ट क्या होते थे? कंटक शोधन कोर्ट वो कोर्ट होते थे जहाँ पे मर्डर, बड़े बड़े वो चीज़ या फिर कुछ बड़ा देश विरोधी कार्य हुआ, तो वो सब चीज़ें जाती थी कंटक शोधन में। बीइंग क्रिमिनल कैरेक्टर, और ये क्रिमिनल कोर्ट आजकल के जो होते हैं, जज ऑफ दीज कोर्ट्स नोन एज प्रतिष्ठा, इनके जज को कहा जाता था, और ये 6 मेंबर्स के होते थे। इनमें 3 होते थे जो लॉ में एक्सपर्ट्स होते थे, और 3 होते थे अमात्य, कोई मिनिस्टर होते थे। इसके बाद क्या होता था, तो कोर्ट हैज सेमी मिलिट्रियल पावर्स, और इसके पास अर्धसैनिक बल भी होते थे। कोर्ट मेनली परफॉर्म्स पीस वर्क, प्रोटेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉड ऑफ ट्रेडर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज, अरेस्टिंग थीव्स एंड डकैट्स एंड डिटेक्टिव असिस्ट द इन्वेस्टिगेशन कोर्ट। और जो कोर्ट को थे उसको कौन, जो डिटेक्टिव होते हैं ना, जासूस, वो उसको असिस्ट करते थे, सहायता करते थे। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा था कोर्ट का, मतलब कि कोर्ट का संगठन में, कोर्ट में भी कितने लोग रहेंगे, इन सब के बारे में। द कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोपाउंडेड बाय हिम इज एन इंडिकेटर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। वो कहते थे एक कोर्ट नहीं रहेगा, बल्कि छोटे छोटे कोर्ट रहेंगे हर एक उसके लिए, तो वो अलग अलग बताते हैं। जैसे आज के समय में, जैसे आप आज देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर एक स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीके सेम वैसी ही थ्योरी देते हैं कौटिल्य की। अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 प्राम्स, प्राम्स का मतलब होगा ग्राम यानी कि गांव, देयर शुड बी अ संग्रहण, मतलब कि 10 गांवों के एक उसके लिए एक संग्रहण होगा। फिर 400 प्राम्स के लिए द्रोणमुख होगा, वो उससे बड़ा कोर्ट होगा। 800 प्राम्स के लिए सेशन कोर्ट, एंड फॉर वूल डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे प्राम्स होते थे। मान लीजिए अब जो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, तो इनमें से 10 का एक ग्रुप बना लिए, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया था यहाँ पे संग्रहण, उसके कोर्ट को। 400 का एक ग्रुप बनाया गया, उसको कहा द्रोणमुख। फिर उसके बाद 800 का बनाया गया एक सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से बनाया गया। अब आगे क्या होता है कि किंग सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, सबसे ऊपर पे किंग यानी राजा को बैठाया गया। नॉट कंसीडर सिंगल जज कोर्ट, दे कैन डू इनजस्टिस बाय बीइंग आर्बिट्री, मतलब अनबाउंडेड होके वो इनजस्टिस कर सकते हैं, इसलिए सिंगल जज वाला कोर्ट नहीं होगा। अब हम पैनल सिस्टम की बात कर लेते हैं। पैनल सिस्टम में क्या था कि ही हैज रेंडर्ड द मिडिल वे, उन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट होना चाहिए ना, वो ना तो नॉर मोर और नॉर लेस दैन द नेसेसिटी एंड जस्टिफिकेशन, जो न्याय हुआ है उससे न ज़्यादा होना चाहिए न कम। कौटिल्य इज नॉट इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, वो ये नहीं कहते हैं कि सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए, मतलब बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। लेसर पनिशमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड वीमेन, वे कहते हैं कि औरतों और बच्चों को कम सज़ा दी जानी चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट वो बताते हैं, फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड प्रिजन। तो फिजिकल में क्या होता था कि कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलती थी, जिसमें कोड़ा लगाना, व्हिपिंग एंड मल्टीलेशन, हैंगिंग अपसाइड डाउन मतलब उल्टा टांग देना, टाइंग हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर बांध के उल्टा टांग देना, रोमिंग अराउंड द सिटी, और उसको या फिर हथकड़ी लगा के पूरे उसमें घुमाना पूरे शहर में। इकोनॉमिकल में 1000 पोनाज, 96 पोनाज एंड 200 to 500 पोनाज, मतलब ये उस समय के करेंट कॉइन्स थे जो लिए जाते थे। प्रिजन में प्रिजन फॉर लिमिटेड टाइम के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। लॉ के बारे में उनका ओपिनियन था कि लास्ट पावर जो है ना कानून बनाने की या फिर कानून से रिलेटेड, वो केवल किंग के पास है।
इस तरीके से इन्होंने अपना पैनल सिद्धांत दिया, अपना वो थ्योरी दी जो कि रिलेटेड थी इनके सज़ा से या फिर कोर्ट से। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाली, क्योंकि इसमें हम आपको प्रेजेंट टाइम में आप इसको समझ सकते हैं, और यही नीति है जो आज इंडिया अपनाता है और कई सारे देश अपनाते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इसी को द मंडल सिस्टम बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, इंटर स्टेट रिलेशंस शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मंडल सिस्टम। अब मंडल सिस्टम क्या होता है उसे हम देखेंगे। तो दिस theory propounded by Kautilya by considering Vijo-Gisu the king or state desirous of victory। देखिए कोई भी स्टेट होगा, कोई भी देश होगा, वो उसके पास यही महत्वाकांक्षा होगी, वही यही इच्छा होगी, यही विश करेगा वो कि हम अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ाएं। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए उसका मंडल सिद्धांत जो है वो हम देखते हैं। तो मंडल सिद्धांत में बताता है कि एक ये किंग है, एक ये स्टेट है या किंग है, या फिर आप एक व्यक्ति को, एक घर को भी मान सकते हैं। ये चाहता है कि हम अपना बढ़ें आगे, मतलब ये विश कर रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके जो अगल बगल वाले देश होंगे ना, ये नहीं चाहेंगे कि ये बढ़े। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, अभी इसके आगे हम समझेंगे लेकिन थोड़ा और आगे, तो ये इसको कहेंगे अरी, इसको कहेंगे अरी, और इसके पीछे वाले को कहेंगे पाणिग्रह। आप ये दोनों जो रहेंगे ये इसके दुश्मन रहेंगे, कट्टर दुश्मन किसके, इसके वाले के। इसको हम रेड से बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों रहेंगे ये दुश्मन रहेंगे किसके, इसके। अब ये जब बढ़ना चाहेंगे ना तो ये दोनों मारने की कोशिश करेंगे। ये जो रहेगा तीसरा और ये आठवां, ये रहेगा अंक्रांत और ये रहेगा मित्र, यानी कि ये इसका मित्र रहेगा बीच वाले का। जो राजा बढ़ना चाहता है या जो वो बढ़ना चाहता है उसका ये मित्र रहेगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक के बाद वाला वो हरदम मित्र और दुश्मन बनते चले जाएंगे। तो अब इसके लिए तो ये दुश्मन हुआ, इसके लिए ये मित्र हुआ, है ना। मतलब कि इसको एक बार और समझते हैं। इसका दुश्मन ये है, ये लेकिन इसका मित्र है। उसी तरीके इसका दुश्मन ये है, इसका लेकिन इसका मित्र ये है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसका जो हम बात कर लें तो इसका ये भी दुश्मन होगा, ये भी दुश्मन होगा। तो अब जब ये दोनों दुश्मन होंगे तो इसका मित्र कौन होगा, इसका मित्र ये होगा। फिर इसका मित्र अगर ये है, अब ये जो है इसका है, अब ये जो है इसका दुश्मन ये। अगल बगल वाले आपको समझना है कि बीच वाला के अगल बगल वाले दुश्मन होंगे, तो ये दोनों इसके दुश्मन हो जाएंगे। अब ये इसका मित्र होगा और ये इसका मित्र होगा, क्योंकि ये इसका दुश्मन होगा, ये इसका दुश्मन होगा। तो इस तरीके से एक को छोड़ के अगर देखें तो इसका मित्र ये होगा, फिर ये होगा, और इसका दुश्मन ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा, ठीक है। तो इनको बोलेंगे अरि मित्र, मित्र फ्रेंड, अरि मित्र फ्रेंड, एंड देन पाणिग्रह अनक्रांत सर, एंड इसके बाद पाणिग्रह सर मीडियम, और इसके बाद यहाँ पे लिबरल भी होंगे। एक होगा मीडियम जो कि दोनों तरफ से जब किसी के भी तरफ से अटैक कर सकता है, या और एक होगा लिबरल जो किसी के उसमें नहीं रहता और कभी भी किसी का भी साथ दे सकता है। तो इस तरीके से 12 सर्किल बनाए गए और 12 स्टेटों का वर्णन किया गया किसमें, मंडल सिद्धांत में। इसके बाद ये वही चीज़ है जो अभी हमने आपको बताई कि अरि मित्र अरि मित्र ये सब। लेकिन आपको केवल ये समझना है क्या, कि आपको केवल ये इस चीज़ को समझ लेना है, यहाँ पे आपको समझाते हैं। आपको यहाँ पे केवल ये समझना है कि ये एक स्टेट है,
यहाँ पे मान लीजिए एक देश है, तो इसके अगल बगल यहाँ यहाँ जितने भी ये रहेंगे अगल बगल वाले, तो ये इसके दुश्मन रहेंगे। जैसा कि आप इंडिया के उसमें लीजिए, तो इंडिया है, इंडिया के इस तरफ इंडिया के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पाकिस्तान है तो ये दुश्मन है। लेकिन अफ़गानिस्तान से आप जानते हैं कि इंडिया का अच्छा खासा रिश्ता है। तो बात वही पड़ी कि इंडिया के बगल में तो है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के बगल में अफ़गानिस्तान, तो ये एक छोड़ के इसका सही रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद ईरान, तो ईरान से इंडिया का लगभग ऊपर नीचे होता रहता है। इसी तरीके यहाँ पे चाइना हो गया, चाइना से इंडिया का वो रिश्ता ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगल बगल वाला जो देश होते हैं ना, तो उनमें आज भी एकदम जैसा कि कौटिल्य का सिद्धांत था, उसी आधार पे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इसका ये मित्र है, इसका ये दुश्मन होगा लेकिन ये मित्र होगा, इस तरफ ये दुश्मन होगा ये मित्र होगा। तो इस तरीके से ये कौटिल्य का इंटरनेशनल जो रिलेशन का सिद्धांत था, मंडल सिद्धांत था, उसको हमने समझा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, सो बाय दिस मंडल सिद्धांत सिस्टम कौटिल्य प्रोपाउंडेड दैट विच स्टेट्स में बी फ्रेंड एंड इनेमी ऑफ डी स्टेट। इससे हम जान सकते हैं कि कौन सा आपका दुश्मन राज्य होगा और कौन सा देश आपका दोस्त होगा। एंड है सो हाउ शुड अ स्टेट कैन मेक पॉलिसी रिलेटिंग इट्स इंटरनेशनल रिलेशन। तो किस तरीके से एक इंटर स्टेट रिलेशन को वो करने के लिए एक राज्य ठीक बैलेंस करने के लिए एक राज्य अपनी पॉलिसी बनाना चाहिए, इस तरीके से कौटिल्य ने बताया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको समझ में आएगा होगा। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मनु के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे एक वीडियो की लिंक वीडियो आ रही होगी, आप वहाँ से मनु पढ़ सकते हैं। और अगर आपको आगे भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में कुछ पढ़ना है या फिर आपको ये पॉलिटिकल साइंस में कोई और नया टॉपिक पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट आराम से कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी वीडियोज़ लाते रहें आप तक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।